नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर कामकाज संभाल लिया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। अजमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर कामकाज संभाल लिया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एसपी अग्रवाल ने कहा कि दरगाह और पुष्कर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के फैलाव का सबसे बड़ा कारण इसकी मांग है, इसलिए समाज को भी इसके खिलाफ जागरूक होकर सहयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, अजमेर एक धार्मिक नगरी है और यहाँ धार्मिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी ताकि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हो सकें। शहर में बढ़ते वाहनों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रविवार को जिले में करीब 2 वर्ष तक पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद स्थानांतरण होने पर आईपीएस अधिकारी वंदिता राणा को रविवार को पुलिस स्टाफ और अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान पुलिस लाइन से लेकर उनके वाहन को रस्सी से खींचते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक लाया गया। विदाई समारोह में जिले के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उनका सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए वंदिता राणा ने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पुलिस स्टाफ का पूरा सहयोग मिला, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला जा सका और कई आपराधिक मामलों का खुलासा भी हुआ। साथ ही उन्होंने कहा, कभी कभी बेहतर परिणाम के लिए सख्ती भी जरूरी होती है, लेकिन टीम वर्क ही किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है। पहले तो अजमेर वासियों को बहुत बहुत नमन। जैसे कि राज्य सरकार के और पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले उनको ज़मीन पे लागू करना, पुलिस का प्रेजेंस जो है पहले से बेहतर दिखाने का प्रयास, और जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस पर काम किया जाएगा। और जैसे कि पब्लिक से फीडबैक मिलेगा उस पर आगे हम काम करते रहेंगे। ये बात सही है कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और ब्रह्मा जी का स्थान है, ख्वाजा साहब का स्थान है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी त्यौहार होंगे उन पे बेहतर कानून व्यवस्था करके प्रॉपर चाक चौबंद व्यवस्था रहे, आम जन को समस्या भी नहीं और त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, उस पे ट्रैफिक पे समय समय पे जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात सबको विदित है कि समय के साथ सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो वाहन की संख्या है वो एकदम से बढ़ती चली गई है। तो कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन साथ मिल करके उस पर हम काम करेंगे। पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति युवा हो, वृद्ध हो, अगर कोई गलत कानून के दायरे में गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस बोल करके भी एक प्रावधान इंसर्ट किया गया। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई युवा ना चाहते हुए भी कई बार छोटे मोटे झगड़ों में पड़ जाता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है, तो कैसे उसको सजा ना दे करके एक कम्युनिटी सर्विस के रूप में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी गलती है। प्रयास ये भी रहेगा कि छोटे मोटे झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, इनमें काउंसलिंग करके उनका समाधान कराया जाए, क्योंकि अंत में सौहार्द में जीना ही मेन मकसद है। ऐसा नहीं है, मुखबिर तंत्र आज भी मजबूत है। पहले फिजिकली अगर मुखबिर आपके पास उपस्थित होकर के सूचना देते तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी से भी कई सूचनाएं आती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के कारण पहले से कई ज़्यादा सूचना आती है, और मुखबिर का मतलब यही होता है कि बिना उसका नाम डिस्क्लोज किए कैसे सूचना पे कार्रवाई की जा सके। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग संपर्क करें, सूचनाएं आदान प्रदान हो और उस पर अगर विधिक कार्रवाई बनती है तो विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, आतंकवादी अगर देशविद्रोही कार्य करेगा तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैसेज यही है कि सिर्फ वो नहीं, उससे सम्मिलित कोई भी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ऑलरेडी राजस्थान पुलिस, अजमेर पुलिस टच में है अन्य एजेंसी से। हमारे स्वयं के राज्य के एटीएस और एसएसबी इस पे काम कर रही है और अजमेर पुलिस का पूरा सहयोग। घरेलू और कमर्शियल गैस की कमी और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार को महात्मा गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर गांधी भवन परिसर में धरने पर बैठे। घरेलू और कमर्शियल गैस की कमी तथा बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार को महात्मा गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर गांधी भवन परिसर में धरने पर बैठे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और गैस संकट से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है, वहीं कमर्शियल गैस की कमी और महंगाई से छोटे व्यापारियों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के कारण देश में तेल और गैस संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों का असर सीधे तौर पर देश पर पड़ रहा है, जिसके चलते गैस सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है और कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में खास तौर पे रसोई गैस जो आम गृहिणी की ज़रूरत है, उसकी जिस तरह से मूल्य वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, सत्याग्रह, विरोध हो रहा है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, जो जो वादे किए वो सारे वादे एक से बढ़कर एक उनके ध्वस्त हो गए। जनता को ठगा गया, झूठे जुमले कहे गए। और हमें अच्छे से याद है कि जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो थोड़ी सी मूल्य वृद्धि हुई थी गैस सिलेंडर की। उसमें स्मृति ईरानी उस वक्त क्या क्या नारे किए थे, क्या क्या बातें करी थी। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम पूछ रहे हैं, इतनी हो गई महंगाई की बार, कहाँ गई मोदी सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार। थोड़ी बहुत भी अगर लज्जा है, नैतिकता है, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने जो वादे किए थे वो हम पूरे नहीं कर सके, और नहीं कर सके उनका कारण बताना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में भी हमारी किरकिरी हो रही है। किसी भी तरह से न युवाओं के साथ, न महिलाओं के साथ, न किसानों के साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके खिलाफ मोदी जी ने जो वादे किए थे वो नहीं हुआ। हम सब आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व में आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता मोदी जी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित डोटासरा जी ने जो उत्तर विधानसभा को जो जिम्मेदारी दी, उसमें महेंद्र सिंह जी रड़ावता साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, गोपाल बाहिती जी हैं, अभी रामचंद्र चौधरी साहब गए ही हैं, जयपाल साहब और तमाम हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होके महंगाई के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, ये मौन है और पूर्ण रूप से गांधीयन तरीके से है। अगर सरकार गांधीवादी तरीके से नहीं मानी तो हो सकता है कि नौजवान लोग उग्र होकर आंदोलन और सड़कों पर आए। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल जी और वाहिद खान जी के नेतृत्व के अंदर जो अजमेर उत्तर का आज जो धरना जो दिया गया है, इस बात के लिए दिया गया है कि महंगाई के नाम पर 60 रुपये डीजल पे रेट बढ़ा दी गई, महंगाई त्राहिमाम कर रही है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे गृह स्तर पे हो, हर जगह मोदी जी फैल रहे हैं। और मैं मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं इजराइल इज माई फादरलैंड और इंडिया इज माई मदरलैंड और पाकिस्तान इज मेरा ब्रदरलैंड और बांग्लादेश जो है मेरा, वो मेरा है ना बोले भतीजा लैंड। तो भैया भतीजा लैंड माईलैंड करते करते ये महंगाई की मार क्यों कर रहे हो? इसको तो महंगाई की मार को तो आप कंट्रोल कर लो। देश के अंदर जो स्थितियां हो रही है, जो चीन आज जो हमारा जो आज की तारीख में ईरान हमारा जो अच्छा मित्र था, हर मोमेंट में हमारी साथ देता था, उसको छोड़कर जब आप अमेरिका से जब खरीदोगे 2019 की जीडी के तहत के अंदर, तो इसमें मान के चलिए जो 20 रुपये का लगता था वो अब वहाँ जाके 80 रुपये लगेगा। इसलिए महंगाई के लिए कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। और अब वो चौकीदार जो कहता मैं चौकीदार हूँ, अब चौकीदार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी सही बात कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता
देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय था, देश और कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब पुनः भारत को स्वतंत्र कराने के अंदर, भारत में महंगाई खत्म करने के अंदर भी हमेशा अग्रणी रहेगा। मेरी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब को, डॉक्टर श्रीगोपाल भाईटी साहब को, हमारी जो ने द्रौपदी जी को, सुनील लारा जी को और विशेष तौर से रामचंद्र चौधरी जी का, सबके प्रति मैं आभार प्रकट। असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी मंदिर में ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट तक आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। मां कामाख्या की भक्त और ख्वाजा गरीब नवाज की दीवानी विद्या देवी विशेष रूप से गुवाहाटी से अजमेर शरीफ पहुंची और दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर अकीदत की चादर व फूल पेश किए। असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी मंदिर से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। मां कामाख्या की भक्त और ख्वाजा गरीब नवाज की दीवानी विद्या देवी विशेष रूप से गुवाहाटी से अजमेर शरीफ पहुंची और दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर अकीदत की चादर व फूल पेश किए। विद्या देवी ने दरगाह शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर सिर झुकाकर देश और दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या और ख्वाजा गरीब नवाज दोनों ही मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी गंगा जमनी तहजीब से है, जहां अलग अलग धर्म और परंपराओं के लोग एक दूसरे के तीर्थ स्थलों पर जाकर श्रद्धा प्रकट करते हैं। मां कामाख्या की पवित्र भूमि से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तक पहुंचना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव रहा। दरगाह शरीफ में मौजूद जायरीन ने भी इस मौके पर देश की सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे की खूबसूरती की मिसाल। दुआ यही है कि बाबा जिस तरह से आज बुलाए हमेशा इसी तरह से बुलाते रहिए और इसी तरह से सेवा का मौका दीजिए। आप समाज सेवी एक तरह से देखा जाए, लोगों की सेवा भी करती है, तो कैसा लगता है जब गरीबनाथ के दरबार में? मैं बाबा जी के लिए हमेशा सबको यही कहती हूँ कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा बाबा मेरा दाता अभी अजमेर है। क्या कुछ करने वाले हैं और खास जनता के लिए, आवाम के लिए आपके? मैं तो रोज ब्लेसिंग दे ही रही हूँ और मैं तो हमेशा जब भी कोई मुझे किसी भी चीजों के पैसे भेजते हैं या कुछ भी, तो मैं यहाँ पे लंगर ये सब करवाने आई जाती हूँ। आगे भी बहुत सारा है कि जो कुछ काम सोचा अगर वो हो जाएगा तो कुछ तो सोचा है नजराना पेश करने यहाँ पे। क्या लगता है कि देश के अंदर जिस तरह हालात बने हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है और ईरान की जंग चल रही है, इससे तो फर्क पड़ रहा है? देखिए इस बारे में तो मुझे नहीं पता भाईजान, कि मैं उस बारे में नहीं जानती तो कैसे बोलूं। हम पूजा पाठ वाले पंडित हैं। हाँ बस उन्हीं का नाम जपती हूँ। हाँ। स्लोगन है, देखा जा रहा है तो किस तरह के लोगों को संदेश देना चाहिए दरबार में आके? मतलब समझी नहीं। दरबार में आके किस तरह का संदेश यही है कि भाईचारा बना रहे, हम सबको एक होके रहना है। अगर हम सब एक होंगे तो इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होगी। जिस तरह से हमारे देश में हो रहा है ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हम तो एक है, हम तो लड़ना नहीं चाहते ना। अब देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने भाईजान के साथ, ये मुझे मानते मैं इन्हें मानती हूँ, यही सबसे बड़ा मैसेज है लोगों के लिए। जो लोग ऐसे उन्माद फैलाते हैं उनके लिए क्या खास सोचते? देखिए उन्हें कुछ काम नहीं है इसीलिए वो फैलाते हैं। हम उनकी बात नहीं सुनते। हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। पहले मेरे पास कुछ नहीं था तो लोग हमें खाना देने नहीं। शहर के वार्ड नंबर 20 स्थित ईदगाह सब्जी मंडी रोड पर सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र में फाग उत्सव का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ हुई। शहर के वार्ड नंबर 20 स्थित ईदगाह सब्जी मंडी रोड पर सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र में फाग उत्सव का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी और फाग गीतों पर नृत्य कर वातावरण को उत्सवमय बना दिया। फाग उत्सव में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए पारंपरिक गीतों और नृत्य के माध्यम से खुशी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा की सुंदर झलक पेश की। इस अवसर पर मातृशक्ति को प्रोत्साहित करने और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 सीनियर सिटीजन महिलाओं का भी सम्मान किया गया। आयोजकों ने उन्हें साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके अनुभव और सामाजिक योगदान की सराहना की। आज हमने ईदगाह सब्जी मंडी के अंदर आंगनबाड़ी क्षेत्र और इस पूरी 20 नंबर वार्ड के अंदर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो महिलाएं हमेशा मेहनत करती हैं और जो अपना बुजुर्ग हो चुकी हैं और जिन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया है आगे महिलाओं को बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान रखा है हमने आज महिला मातृशक्ति दिवस के अवसर पर। और उसी अवसर के आगे से हमने उनके लिए फाग उत्सव का भी एक आयोजन रखा है, जिसके द्वारा एक वो नृत्य और भजन गीत हमने साथ में रखे हुए हैं।
तो दोनों कार्यक्रम हम एक साथ कर रहे हैं आज, जिसमें हम लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे और उसी के तहत हम आज फाग उत्सव की भी बनाएंगे। कितनी महिलाओं का सम्मान किया गया? आज 11-12 महिलाओं का। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सोमवार को एक होटल में पत्रकारों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ रंगों के पावन पर्व की खुशियां साझा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सोमवार को एक होटल में पत्रकारों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ रंगों के पावन पर्व की खुशियां साझा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शहर के कई पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक और आपसी संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। इस दौरान देवनानी ने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट अजमेर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस बजट में अजमेर शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे आने वाले समय में शहर के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर को विकास की अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं, जिससे शहर के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। की घोषणाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें एक, जब भी अजमेर वासी तारागढ़ को याद करते थे तो तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो उपेक्षित भी रहा है। इस नाते उसको वापस एक ऐतिहासिक स्थल बदलने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए पहली बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। मुझे लगता है लगभग उसके हम 20 करोड़ रुपए से अधिक उस पर गए। दूसरा ऐतिहासिक घोषणा विधेयक जो आया वो हमारे यहाँ 38 वर्षों के बाद बनने वाली आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय, क्यों बाकी सारे संभाग केंद्रों पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, अजमेर एकमात्र संभाग था जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को गिना जाए तो तीसरी होगी। ये विश्वविद्यालय शुरू होने से अजमेर का शिक्षा क्षेत्र में मान भी बढ़ेगा, और उसके साथ हम यदि कहें तो अजमेर का सर्किट हाउस काफ़ी समय से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। अजमेर राजस्थान का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सर्किट हाउस में बड़े अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, इसलिए उसको हमने 16 करोड़ रुपए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। और अजमेर की मूल समस्या जो रही है वह हमेशा पानी की समस्या रही है। उस दृष्टि से इस बार जो गांव नए जुड़े उसके लिए नए 28 करोड़ के आसपास की योजना, उसके लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और दयानंद सरस्वती का पैनोरमा भी इस बार बनने जा रहा है। और जो अजमेर को 4 खासियत मिली थी उससे रेवेन्यू बोर्ड भी था, तो रेवेन्यू बोर्ड का जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी थी। पहली बार एक सरकारी बिल्डिंग को 150 करोड़ रुपए एक साथ आवंटित हुए, तो नया रेवेन्यू बोर्ड का नया भवन भी बनेगा। और जनाना हॉस्पिटल में कॉटेज वार्डों की कमी थी, उसकी घोषणा हुई है। फिर एक अजमेर चूंकि आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है,
तो आध्यात्मिक स्थल कहते हैं, ऐतिहासिक आध्यात्मिक। तो यहाँ पर एक 3 करोड़ की योजना से एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई है। फिर अजमेर का जो पानी जो यहाँ पे बरसात का सड़कों पे बह उठता है, उसको भी बाहर लेने के लिए 100 करोड़ रुपए उसकी भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार अजमेर में हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं और केवल ये प्रगति अजमेर तक सीमित न रह करके हमने इसको अपने विधानसभा के अंदर भी नए नए आयाम बनाए हैं, जिसमें पेपरलेस इसको विधानसभा को बनाया है। पेपरलेस के साथ नया सिग्नेचर डिजिटल होने शुरू हो गए। नए लोग जो है वहाँ पे अधिक से अधिक जीवंत संपर्क विधानसभा के साथ रहे। उसके लिए वहाँ के म्यूजियम को जन दर्शन के लिए हमने खोल दिया। यह 50,000 आसपास लोग आज तक उसको देख चुके हैं। उसे आध्यात्मिक भी है, राजनीति भी है, इतिहास भी है और हमारे 52 से लेकर आज तक की पूरी राजस्थान की कैसी यात्रा रही उसकी भी है। और हमने विधानसभा के जो डायरी है वह भी हमने विक्रम बीजेड जमीर अहमद खान ने अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल तनाव के बीच अली खमनेई की मौत की खबर से मुस्लिम जगत में गहरा दुख है। ऐसे में इस वर्ष ईद उल फित्र का त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाएगा और केवल नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की जाएगी। बीजेड जमीर खान ने अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल तनाव के बीच अली खमेनेई की मौत की खबर से मुस्लिम जगत में गहरा दुख है। ऐसे में इस वर्ष ईद उल फितर का त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाएगा और केवल नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की जाएगी। दरगाह जियारत के दौरान जमीर अहमद ने कहा कि इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की खबर सामने आने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में शोक का माहौल है। उन्होंने कहा कि खुशी का त्यौहार ईद इस बार पारंपरिक उत्सव के बजाय सादगी के साथ मनाया जाएगा और अल्लाह की बारगाह में शांति, अमन और सलामती की दुआ की जाएगी। मंत्री ने दरगाह में खुसूसी दुआ भी मांगी और कहा कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया को शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण हालात गंभीर हो गए हैं और कई देशों में चिंता का माहौल है। अल्लाह मियां जिसकी जो अरमान है कर्नाटका की आवाम के अंदर, उनकी हर अरमान पूरी करोगा करके दुआ किया। अगर आप बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो आपको गरीबों को मसीहा कहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा फर्ज है, मैं भी मतलबी हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अभी हाल ही के अंदर मैं 470 पर 5 जन को उम्रे के लिए भेजा था। ये मेरी तरफ से नहीं भेजा गया था, अल्लाह मियाँ जरिया बनाया, अल्लाह मियाँ का बुलावा आया, अल्लाह मियाँ ने मुझे जरिया बनाया। और मैं भी मतलबी इंसान हूँ, दुनिया में तो अल्लाह मियाँ ने सब कुछ भेज दिया, आखिरत के लिए कुछ चाहिए ना। मैं आखिरत की पूंजी के लिए सब कर रहा हूँ। नहीं, मैं बोलता हूँ ये देश हमारा है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम अमन से सुकून से रहना करके आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ, इस बार तो हम लोग ईद बना नहीं सकते क्योंकि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जो हत्या हो गई है कामिनी साहब की, जो हम ईद नहीं बना सकते, मगर नमाज तो पढ़ना पड़ेगा हमारे को। जो खुशियों से जो रमजान की ईद बनाते थे ना, इस बार हम ईद बनाने वाले नहीं है। जो नमाज पढ़ना है नमाज अदा करेंगे, खुशी से जो ईद बनाते थे वो ईद। जिले में साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को द्वितीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया गया। अजमेर जिले की है पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान के संकल्प के साथ आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में लर्नर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले में साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत द्वितीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया गया। अजमेर जिले की है पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान के संकल्प के साथ आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में लर्नर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी शिवानी यादव ने बताया कि जिले को कुल 77,859 लर्नर्स का लक्ष्य दिया गया था। इनमें से प्रथम चरण में सितंबर माह में 44,904 लर्नर्स परीक्षा में शामिल हो चुके थे, जबकि शेष 32,500 लर्नर्स को द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिले भर में 11 ग्रामीण ब्लॉक और अजमेर शहर सहित कुल 534 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 31,676 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।
जिनमें 8,896 पुरुष और 22,780 महिलाएं शामिल रही। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी में 1 पुरुष और 2 महिलाएं तथा अजमेर जिले की 25 महिला बंदियों ने भी परीक्षा दी। परीक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे। सहायक परियोजना अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि अजमेर और ब्यावर जिले में नवाचार के रूप में कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मुंह मिठाकर स्वागत किया गया। कई परीक्षार्थी अपने परिजनों के साथ केंद्रों पर पहुंचे और उत्साह व उमंग के साथ परीक्षा में भाग लिया। पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और समर्पण का माहौल देखने को मिला। आज नव भारत साक्षरता मिशन के द्वितीय बुनियादी परीक्षा का आयोजन किया गया FLN टेस्ट का, जिसमें हमें लक्ष्य मिला था 32,500 और यहाँ बैठे हुए हैं 31,776 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और विभिन्न सेंटर पर जिला साक्षरता अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। वहाँ जब हम साक्षरता केंद्र के पर पहुँचे तो उत्साह का नज़ारा मिला। बहुत सारे जो लर्नर हैं वो गीत गाते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, रंग बिरंगी वेशभूषा में उत्साह के साथ परीक्षा देते हुए आए और विभिन्न प्रकार से लर्नर को प्रोत्साहित करने के लिए उनका स्वागत किया गया। कहीं फूल दे के, तो कहीं तिलक लगा के, तो कहीं उनका मुंह मीठा करवा के उनको अब उनकी सीट तक बैठाया गया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।